Focus your best picture in your heart. Focus all concentration, all consciousness in your heart and the picture that ever you have dreamed. जैसा आपने सपने में कभी सोचा होगा कि आई विश मैं ऐसी होती, तो यू फील कि आप वैसे हो गए हो। और अगर आप वैसे हो जाओगे तो आप अपने आप को कैसा देखोगे। जस्ट इमेजिन दैट पिक्चर ऑफ योर ओन सेल्फ। अपना उस पिक्चर की कल्पना कीजिए और अपने सीने में उस कॉन्शियसनेस को, उस पिक्चर को इमेजिन कीजिए, पेट में इमेजिन कीजिए। एब्डोमेन एरिया में, स्पाइन, लेग, फीट, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। पृथ्वी के अंदर अपने पंजों के माध्यम से प्रवेश कीजिए 10 फीट गहराई में। जो जो चीजें आपको पृथ्वी के अंदर महसूस हो रही हैं उनको महसूस कीजिए। और पृथ्वी की सारी सकारात्मक ऊर्जा समेट लीजिए और वापस अपने पैरों में आइए। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इस पॉजिटिव ऊर्जा को पैरों में, पंजों में, पैरों में, स्पाइन में, नाभि के पास, पेट में, सीने में, अपने गले में, माथे पे, सिर में, शरीर के एक एक कोशिकाओं में, एक एक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट दिस पॉजिटिव एनर्जी दैट यू हैव टेकन फ्रॉम मदर अर्थ। इमेजिन अ बॉल ऑफ एनर्जी अबव योर हेड। अपने सिर के ऊपर एक ऊर्जा की गेंद की कल्पना कीजिए और स्वयं को उस बॉल के भीतर सेफ और सिक्योर, पूरी तरीके से सुरक्षित और प्रेम से भरा हुआ महसूस कीजिए। और अपनी चेतना से इस ऊर्जा की गेंद को ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कल्पना कीजिए। शूट योर कॉन्शियसनेस अप 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 द सीलिंग, बिल्डिंग, क्लाउड, the aeroplane level and go up आसमान में ऊपर की तरफ जाते हुए पृथ्वी के आवरण को, पृथ्वी की आभा को, ऑरा को से निकलिए और यूनिवर्स में इस चेतना को लेकर जाइए। अपने कॉन्शियसनेस को, इस बॉल ऑफ एनर्जी को यूनिवर्स में जाते हुए महसूस कीजिए। यूनिवर्स में जितनी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स हैं, उन सब की खूबसूरती और वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए, प्रकृति की इस क्रिएशन को महसूस करते हुए अपनी चेतना शक्ति को, बॉल ऑफ एनर्जी को ऊपर की तरफ लेते हुए जाइए। अलग अलग प्रकार के रंगों का आभास होगा आपको। डिम लाइट, इस डिम लाइट में प्रवेश कीजिए। इस डिम लाइट के माध्यम से आपको ऊपर बढ़ना है। सो जस्ट गो इनटू दिस डिम लाइट, देन डार्क लाइट एंड देन ब्राइट लाइट। ये डिम लाइट, डार्क लाइट और ब्राइट लाइट कई बार आपको महसूस होगा। इनसे होते हुए आपको ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है। धीरे धीरे ये जो प्रकाश है, जो डिम लाइट है, डार्क लाइट एंड देन ब्राइट लाइट, दिस लाइट विल चेंज इनटू द गोल्डन लाइट एंड रीच टू द गोल्डन लाइट। इस सुनहले प्रकाश में पहुंचिए, उसकी आभा को महसूस कीजिए, उसके प्रेम को महसूस कीजिए, शांति को महसूस कीजिए इस सुनहले प्रकाश की। और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाइए। आपको एक जली जैसा तरल पदार्थ, जली सब्सटेंस का आभास होगा। इस जली में प्रवेश कीजिए। जैसे ही आप इस जली में प्रवेश करेंगे, आपकी जो ऊर्जा की गेंद है वो पिघल जाएगी और आप ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करिए। आप निकल कर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पे आपको अलग अलग प्रकार की आकृतियां, शेप्स, सिंबल्स और मंत्रों का आभास होता है। महसूस कीजिए इनकी ऊर्जाओं को, इनकी वाइब्रेशंस को और ऊपर की तरफ बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए और अपने चारों तरफ गुलाबी रंग का एक मिस्ट अनुभव कीजिए। ये करुणा का नियम है। दिस इज लॉ ऑफ कंपैशन। दिस पिंक कलर इज द लॉ ऑफ कंपैशन। तो गहरी सांस लीजिए और अपनी हर सांस के माध्यम से इस पिंक प्रकाश को अपने शरीर की एक एक कोशिकाओं तक पहुंचा दीजिए और इस प्रकाश के माध्यम से करुणा अपने शरीर के एक एक सेल्स में भर दीजिए। ईश्वर के प्रेम को महसूस करने के लिए आपका मन करुणा से भरा हुआ होना अत्यंत आवश्यक है। करुणा प्रेम का आधार है। The compassion is the base of love. So please inhale all pink light
all the compassion inside you and go up, 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 up. आपको एक दरवाजा दिखाई देगा जो ऊपर की तरफ खुलता है। सबसे पहले इसमें सिर, फिर शरीर को प्रवेश कराते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आपको ईश्वर की, क्रिएटर की वो दिव्य रोशनी का आभास होगा। उस दिव्य रोशनी की में घुल जाइए, जैसे शुगर दूध में घुल जाता है। जब आपको अपने चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश महसूस होने लगे, तो अपना एक-एक विचार, अपना मन, मस्तिष्क, शरीर, जो भी आपको लगता है कि ये मेरा है, उन सबको इस क्रिएटर की रोशनी में घोल दीजिए और आप भी प्रकाश बन जाइए। स्वयं को प्रकाश के रूप में महसूस कीजिए और प्रार्थना कीजिए परमपिता परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मैं आपका ही अंश हूँ, आपसे अलग नहीं हूँ, आपसे अलग नहीं हूँ, आपसे अलग नहीं हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, सब कुछ बनाने वाले रचयिता, आपको ये आदेश है कि इस क्लास में जो भी इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं, उसको समझने में हमें हेल्प कीजिए और हमारे एक-एक सेल्स में बेशर्त प्रेम भर दीजिए, जो हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम हो। धन्यवाद क्रिएटर, हो गया, हो गया, हो गया। शो मी, मुझे दिखाइए। कल्पना कीजिए उस ईश्वर की शक्ति को, उस दिव्य रोशनी को, एक ऐसी तेज रोशनी जिसको आप बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। उस रोशनी को फ़ॉलो कीजिए, वो ऊपर से आ रही है, आपके सिर के ऊपर, आप उसको महसूस कर सकते हैं। पूरे प्रेम के साथ आपके शरीर में, आपके सिर के माध्यम से प्रवेश कर रही है। स्विच द बटन ऑन इन योर हेड, फील द लाइट ऑफ अनकंडीशनल लव and awareness in your head, forehead, throat, chest, stomach, navel, spine, leg, feet, to each and every cell of your body. इस बेशर्त प्रेम और अवेयरनेस को अपने शरीर के अंदर इस ऊर्जा को महसूस कीजिए और पंजों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर 10 फीट गहराई में प्रवेश कीजिए। वहां से सारी सकारात्मक ऊर्जा लेकर वापस अपने पंजों में आइए, पैरों में आइए, स्पाइन, एब्डोमेन, स्टमक, चेस्ट, थ्रोट, फॉरहेड, हेड और एक-एक सेल में इस पृथ्वी की सकारात्मक ऊर्जा को बांट दीजिए। सिर से ऊपर निकल आइए, चारों तरफ एक प्रेम का घेरा बनाइए और स्वयं को ये विश्वास दिलाइए कि आप पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित हैं इस घेरे में, और वही ऊर्जा जो आपने अंदर महसूस की थी, आपके बाहर भी, आपके ऑरा में छाई हुई है। अपनी आंखें खोल दीजिए। धन्यवाद आप सभी को। Thank you. I hope you all are ready to receive the knowledge of awareness। अपने ज्ञान को मतलब जो अवेयरनेस है उसको इन्हांस करने के लिए जितने भी नॉलेज चाहिए मेंटल हेल्थ में, उसमें एक सिजोफ्रेनिया सबसे गंभीर, मतलब कॉमन भी है और गंभीर भी है। मोस्टली आप लोग भी, जब किसी को नहीं समझ में आता है, बट मुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी ने सुना ही होगा कि ये क्या है। सो आई रिक्वेस्ट टू अंकिता कि प्लीज यू स्टार्ट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू अंकिता। थैंक यू सो मच संध्या, हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हमारे पास जो भी नॉलेज है हम वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं एंड थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इस टॉपिक पे। नो डाउट ये काफी एक बहुत कॉमन बीमारी भी है और काफी गंभीर बीमारी भी है, जिसे हम बोलेंगे कि बहुत लोगों में देखी भी जाती है और बहुत ही टिपिकल वाली होती है कि कभी कुछ फीचर्स हो सकते हैं, कभी कुछ फीचर्स हो सकते हैं। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि कई बार ऐसा लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं या ये सिर्फ कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि इनको काम ना करना पड़े। तो बहुत ही सही आपने जो बताया था स्टार्टिंग में कि कैसे ये बीमारी को हम एज अ ह्यूमन लेते हैं, एज अ सोसाइटी में हम कैसे इस बीमारी को देखते हैं, तो काफी आपने सही बताया था। तो इसी के साथ मैं एक प्रेजेंटेशन है वो शेयर करूंगी एंड हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आई थिंक मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है,
कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग कहते हैं कि इन पे कोई भूत प्रेत का साया आ गया है, या इनको कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कई बार आपने सुना होगा आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अजीब तरह से बर्ताव करने लगते हैं, कि शायद अगर आप कुछ बात भी कर रहे हैं तो उनको लगता है कि वो आपके बारे में, वो आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको आवाजें सुनाई देने लगती हैं, उनको सस्पिशियसनेस हो जाती है, लाइक उनको ये लगने लगता है कि आप उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, या आप उनके खिलाफ कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो उनको हार्म पहुंचा सकता है। ऐसा कई बार लगने लगता है लोगों को, तो उस बीमारी को हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा साइकोलॉजी में जो टर्म होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में एक्चुअली होता क्या है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स चलते हैं, मतलब हमारे दिमाग में कुछ विचार आते हैं। उन विचारों के ऊपर हम व्यवहार करते हैं, हम बर्ताव करते हैं एक प्रकार का, कि जैसे हमारे दिमाग में विचार है कि हमें खाना बनाना है, तो हम उस प्रकार से खाना बनाने के लिए अपना काम करते हैं। देन हम उसी हिसाब से अपना वर्बल बिहेवियर करते हैं, मतलब हम बोलते हैं। जैसे हमारा आज यहाँ का उद्देश्य क्या है, हमारा विचार क्या है कि हमें आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताना है। तो हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जो भी हमारे थॉट्स हैं उन्हें हम आपको वर्बली स्पीच के थ्रू बोल के बता रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम परसेप्शन की बात करें, तो परसेप्शन ये होता है कि जो भी हम परसीव कर रहे हैं, वातावरण में जो भी हमारे आसपास चीजें हैं उन्हें हम कैसे देख रहे हैं, उनको हम कैसे समझ रहे हैं, वो हमारा परसेप्शन होता है। मूड की अगर बात करें तो मूड हमारा ये होता है कि हम शायद बहुत हैप्पी हो सकते हैं, हम सैड हो सकते हैं, या हम कुछ करने का मन नहीं है, इस तरह के मूड होते हैं। देन मोटर बिहेवियर क्या होता है? मोटर बिहेवियर आपका, जो आपका फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो आपका मोटर बिहेवियर होता है। जैसे कि आप चल रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप बेड से उठ रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप अपने पूरा दिनचर्या जो भी आपका पूरे दिन का काम है आप वो कर रहे हैं, वो आपका मोटर बिहेवियर में आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है? लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी। तो जो आपके आसपास की दुनिया है उससे आपका संबंध टूटने लगता है। लाइक मे बी कोई पर्सन आया है आपसे मिलने, बट आपको क्या लग रहा है, आप अपनी दुनिया में हैं और आपको क्या लग रहा है कि ये पर्सन मुझे मारने आया है, या ये मेरे खिलाफ कुछ ऐसा कर रहा है कि मुझे हार्म करने आया है। तो जो आपका एक जो रियलिटी में जो चीजें हो रही हैं उससे संबंध टूटने लगता है। जब ये सारी चीजें होती हैं तब हम उसे एक स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बोलते हैं। क्या क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन थॉट। जो थॉट है उनमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब एक नॉर्मल थॉट ना आके अजीब अजीब थॉट आने लगते हैं, जैसे कि सस्पिशियसनेस होने लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। जो हमारा स्पीच होती है, मतलब हमारा जो बोलने का होता है, वो हमारा मन नहीं करता है बोलने का, हम किसी से शायद बात नहीं करना चाहते हैं, या हम एक्सेसिव बोलने लगते हैं, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, हम कुछ भी बोलने लगते हैं। मतलब जो हमारे विचार हैं उनके हम आप कहीं किसी से मिलने गए हैं तो नेचुरली आप उसका हाल चाल पूछेंगे, बट जो स्किज़ोफ्रेनिया का पर्सन होगा वो वहां जाके हो सकता है कुछ अजीब सा बर्ताव करे, कुछ अजीब सा बोलना शुरू कर दे। तो ये सारी चीजें उसके वर्बल बिहेवियर में भी दिखती हैं। वो आसपास की चीजों को अजीब ढंग से परसीव करने लगता है, उसके मूड में उतार चढ़ाव होने लगते हैं। जैसे कि हो सकता है एक पल को वो बहुत शांत हो, अगले ही पल वो एकदम से कुछ भी बड़बड़ाने लगे, कुछ भी बोलने लगे, गाने गाने लगे, या कुछ भी कर सकता है, एकदम हैप्पी मूड में आ जाए और हंसते हंसते एकदम से रोने लगेगा। तो ये सारे जो होते हैं ये मूड में उसके स्विंग्स देखने को मिलते हैं, मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोटर बिहेवियर की बात करें तो हो सकता है बहुत ज्यादा वो एकदम एक्टिव हो कि आज घर का सारा काम कर डालेगा, खाने में मतलब कई सारी चीजें बना दें, या अगर जैसे कहीं बाहर जाना है तो बाहर गए खूब सारी चीजें खरीद लाए, खूब सारा शॉपिंग कर लाए, या चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं, इस तरह का मोटर बिहेवियर देखने को मिलता है। और जैसा कि लॉस ऑफ टच विद रियलिटी होता है कि आसपास की जो चीजें होती हैं उससे उनका संबंध टूट जाता है। तो अगर हम अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी में या डॉक्टर्स की भाषा में बात करें तो ये सारी चीजें होती हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया को डिफाइन करती हैं। अगली बात अगर करें तो सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया।
क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं उसको हमने दो उसमें बांटा हुआ है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं जो आपके एक नॉर्मल बिहेवियर में ऐड ऑन होते हैं। जैसे कि आपका एक नॉर्मल बिहेवियर है, उसमें कुछ भी ऐड हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव सिम्टम्स। और जो नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं, जो आपके नॉर्मल बिहेवियर में कम हो रहे हैं। जैसे आप अगर बोलते हैं तो आपने एकदम बोलना बंद कर दिया है, या अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं बट एकदम से आपने खाना बनाना बंद कर दिया है, तो ये आपका जो नॉर्मल बिहेवियर था उसमें कम हो रहा है। तो इस तरह से दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। अब इनके बारे में हम और अच्छे से बात करते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें तो हैलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स होते हैं। हैलुसिनेशंस क्या होते हैं, जैसे जो चीज प्रेजेंट नहीं है उसका भाव होना, उसका महसूस होना। जैसे कि आपके आसपास कोई प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी ऐसा लगता है कि शायद कोई मुझसे बात कर रहा है। आपको मतलब जो पेशेंट होते हैं उनको कई तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उनके आसपास कोई भी, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन नहीं है बट फिर भी उनको रेल ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगती है। अगर बात करें हैलुसिनेशन कितने टाइप के होते हैं, तो हैलुसिनेशन जैसे कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, तो जो हैलुसिनेशन होते हैं वो भी 5 प्रकार के होते हैं। लाइक आपको ऑडिटरी हैलुसिनेशन हो सकता है, आप आवाजें सुनने लगते हैं। आपको विजुअल हैलुसिनेशन होने हो सकता है, मतलब पेशेंट्स को विजुअल हैलुसिनेशन होने लगता है, मतलब उनको लोग दिखाई देने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई यहाँ पे खड़ा है। इस तरह के उनको विजुअल हैलुसिनेशन भी हो सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को लगता है कि कोई उनको टच कर रहा है, कोई उनको छू रहा है। तो इस तरह के भी हैलुसिनेशन होते हैं। कुछ पेशेंट को ये लग सकता है कि उनके टेस्ट में अजीब सा एक कड़वापन रहता है, हमेशा ही रहता है। तो इस तरह के हैलुसिनेशन देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर डेल्यूजन्स की बात करें तो डेल्यूजन्स क्या होते हैं। डेल्यूजन्स वो होते हैं कि जो चीज प्रेजेंट है बट उसको हम किसी और तरीके से देखते हैं। लाइक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि रस्सी पड़ी है अगर मुड़ी हुई, तो हम उसको एज अ सांप परसीव करने लगते हैं कि ये सांप पड़ा है। तो इसी तरह से डेल्यूजन्स जो होते हैं वो जो भी उनके एनवायरनमेंट में चीजें होती हैं उसको वो अलग तरह से परसीव करने लगते हैं, अलग तरह से देखने लगते हैं। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, मतलब उनके नॉर्मल बिहेवियर में ये एड ऑन होते हैं, ये चीजें उनके बिहेवियर में बढ़ जाती हैं। अभी तक कोई सवाल है जो आप लोग पूछना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, या अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट हूँ तो वो भी बता नहीं दीजिए। नहीं, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत ही बिल्कुल भी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब अगर बात करें नेगेटिव सिम्टम्स की, जो कि नॉर्मल बिहेवियर में कम हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन। उनका किसी काम में मन नहीं लगता, हो सकता है वो जो चीज बहुत अच्छे से इंजॉय करते हो वो भी वो बिल्कुल करना बंद कर दें। जैसे हो सकता है उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद हो, उन्हें डांस करना बहुत पसंद हो, उन्हें लोगों से बातें करना बहुत पसंद हो, बट वो एकदम से लोगों से बात करना बंद कर दें, अकेले रहने लगे। या हो सकता है बिल्कुल खाना ही ना बनाना चाहें, या अगर उनको कपड़े पहनना बहुत अच्छे से तैयार होना बहुत पसंद है, बट अभी क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल नहाने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हम ऐसे ही ठीक है, हमें नहा के क्या करना है। इस तरह के बिहेवियर दिखने लगे। उसके अलावा पॉवर्टी ऑफ स्पीच, जो एक हमारा बोलने का तरीका होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, और बहुत चीजों को डिटेल में बोलते हैं। तो जो उनका जो तरीका होता है वो घटने लगे। मतलब हो सकता है वो एकदम से बात करना बंद कर दें, या जो उनकी बातों का बोलने का तरीका है वो सामने वाले को समझ में ना आए। जैसे बच्चे बहुत तुतला के बोलते हैं तो नहीं समझ में आता कि क्या बोल रहे हैं, वैसे ही हो सकता है उनके साथ भी ऐसा स्पीच का कुछ हो जाए कि उनकी जो भी वो बोलना चाह रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये भी वहाँ पे नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेफिसिट्स, मतलब जो हमारा एक कॉग्निटिव होता है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, जो हमारे रोजमर्रा के क्या बोलते हैं ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसमें क्या क्या डेफिसिट्स देखने को मिलते हैं। तो पहला क्या होगा, इम्पेयरमेंट इन अटेंशन।
उनका अटेंशन कंसंट्रेशन अगर हम कहें तो बहुत पुअर हो जाता है, मतलब किसी चीज पे ध्यान देना बहुत कम हो जाता है। मतलब अगर वो सब्जी भी काट रहे हैं तो हो सकता है सब्जी में कीड़े भी कट गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भिंडी काट रहे हैं तो उसमें कीड़ा कट गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से जो अटेंशन की चीजें होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। जैसे अगर मेल्स की बात करें तो वो ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस में भी जो उनका काम है उस पर भी वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, या घर में जो भी बातें हो रही हैं उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब घर में बोला गया कि हाँ सब्जी लेके आनी, हम मार्केट गए, हम क्यों गए थे हमें पता ही नहीं, हम भूल गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि क्या क्या चीजें हमें लानी थी। इस तरह की चीजें होती हैं। मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, धीरे धीरे मेमोरी में भी चीजें दिखने लगती हैं, जैसे कि भूलने लगते हैं चीजें, या दवा खाई थी याद नहीं है, किसी को फोन करना था याद नहीं है, इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम की बहुत सारे आंसर्स ढूंढते हैं, सोल्यूशंस ढूंढते हैं, कि ठीक है आज हमें बैंक जाना है तो हम एक काम करते हैं ऑटो से चले जाते हैं, या फिर हम कैब बुक कर लेते हैं, या कोई हमें ड्रॉप कर देगा। बट मतलब जब पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनको बहुत दिक्कत आने लगती है। इट्स लाइक अगर उनको बैंक जाना है या उनको कहीं भी बाहर जाना है तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा जाएंगे कैसे, अब क्या करेंगे, फिर वहां कैसे करेंगे। तो वो बहुत सारी चीजें उनको, जो एक इजी वे में हम लोग को लगता है कि ये तो नॉर्मल की चीजें हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, वो उनको एक बहुत डिफिकल्ट चीजें लगने लगती हैं। जो नॉर्मल नॉर्मल डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती है उसको भी उन्हें सॉल्व करने में दिक्कत आने लगती है। अब अगर बात करें कि साइको सोशल क्या क्या उनमें चीजें होती हैं, साइको सोशल इज लाइक जो आपका साइकोलॉजिकल है और जो आपका दूसरों के साथ कनेक्ट है, एक अपना और आपका दूसरों के साथ कनेक्ट, वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैकिंग सोशल रिलेशनशिप, वो दूसरों से बात करना बंद कर देते हैं, या हो सकता है वो इतना बोलते हैं कि लोग उनसे कतराने लगते हैं। और एक जो डेली लाइफ वो फॉलो कर रहे होते हैं उसमें उनको दिक्कत आने लगती है। रोजमर्रा की चीजें, सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, जैसा कि आपने डिप्रेशन में भी पढ़ा होगा, तो ये सारे फीचर्स उसमें दिखने लगते हैं कि जो डेली लाइफ की चीजें हैं, नहाना, कपड़े चेंज करना, खाना बनाना और ऑफिस जाना, या इस तरह की चीजें उनमें डिफिकल्टी दिखने लगती है। तो इस वजह से उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं दूसरों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, बिकॉज इट्स लाइक अगर आपके घर में कोई है और हर समय वो उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है कि यहाँ कोई खड़ा है, तुम मेरे बारे में षड्यंत्र कर रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, या तुम मुझे खाने में जहर देना चाहते हो, अगर आप ऐसी बातें कोई भी आपके घर में करेगा तो नेचुरली आप उससे बात करना थोड़ा कम कर दोगे, ठीक है कम बात करो, काम से काम रखो, इस तरह की चीजें दिखने लगती हैं। दूसरी चीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप एक डेली रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, आपको इतने सारी कॉग्निटिव में प्रॉब्लम हो रही है, आपको मोटिवेशन नहीं है, तो फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें भी दिखती हैं। हाई रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, जब इंसान लाइक मेल्स में बहुत देखा गया है ये चीज, बहुत ज्यादा सब्सटेंस की तरफ वो जाने लगते हैं, लाइक ड्रिंक करने लगते हैं या फिर स्मोक करने लगते हैं, इस तरह की चीजें उनमें दिखने लगती हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ होमलेसनेस, इट्स लाइक आपको लगता है कि घर में हर कोई मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहा है या मेरे खिलाफ एक साजिश चल रही है, तो आप घर जो पेशेंट होते हैं उनके साथ ये होता है कि वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। एंड इट्स लाइक उनका दिमाग इतना ज्यादा उलझा हुआ होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो कहीं गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, और फिर एक वापस जो घर आना होता है वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो रिस्क ऑफ होमलेसनेस भी बहुत ज्यादा देखा गया है पेशेंट्स में। स्ट्रेन इन फैमिली रिलेशंस, जो घर के आपस के रिलेशंस होते हैं उनमें भी बहुत सारा डिफिकल्टीज होने लगती हैं। इट्स लाइक नेचुरली जब आपके घर में कोई है और वो इस तरह की बातें करेगा तो आप भी चिड़चिड़े हो सकते हो, या आप कितनी बार उनके सवालों का जवाब दोगे, या आप कितनी बार उनको ये समझाने की कोशिश करोगे कि नहीं हमने खाने में कुछ नहीं डाला है, या हम खाना खुद खा के दिखा रहे हैं कि देखो खाने में जहर नहीं है। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो नेचुरली घर परिवार के जो लोग होते हैं उनमें भी जो रिलेशंस होते हैं उनमें डिफिकल्टी देखी जाने लगती है। अभी तक कुछ ऐसी चीज जो ना क्लियर हो आप पूछ सकते हैं। I think all clear.
और आप लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो बाद में हम उसको क्लियर भी कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर बात करें कि ये डिस्टरबेंस मान लीजिए किसी में दिख रहा है, जो भी मैंने अभी सिम्टम्स की बात की, पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी मोटिवेशनल सिम्टम्स हैं वो किसी में दिख रहे हैं, तो क्या वो स्किज़ोफ्रेनिया है? मतलब अगर कोई 2 दिन ये चीजें कर रहा है कि उठ नहीं रहा है और उसको लग रहा है कि तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो या कुछ ऐसा लग रहा है, तो क्या ये स्किज़ोफ्रेनिया है? तो बहुत ही क्लियर वो है कि अगर ये सिम्टम्स 6 महीने तक दिखते हैं, मतलब जो भी आपका एपिसोड होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, वो अगर 6 महीने तक दिखते हैं, 6 महीने तक आपको लगता है कि हाँ पर्सन ने बिल्कुल बात करना छोड़ दिया है, या उसकी कुछ जो नॉर्मल रूटीन थी वो डिफिकल्ट हो गई है, वो अपनी चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, और उसको बहुत ज्यादा लाइक अपनी डेली फंक्शनिंग को फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे डिप्रेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि डेली फंक्शनिंग फॉलो करने में उसको दिक्कत हो रही है। बट अगर ये सिम्टम्स 6 महीने तक लास्ट करते हैं, बीच बीच में हो सकता है 1 महीने के लिए सिम्टम्स दिखें, फिर 1 महीने ना दिखें, फिर 1 महीने बाद फिर से ये सारे सिम्टम्स दिखने लगे, तो इस केस में इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। इट्स लाइक अगर एक बार आपको लाइफ में ये सिम्टम्स हुए एंड उसके बाद कभी ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं हुए, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। बट अगर ये सारे सिम्टम्स 1 महीने तक होते हैं और 6 महीने तक लगातार, मतलब 1 महीने का गैप, 15 दिन का गैप, इस तरह से होते रहते हैं, तो इन सिम्टम्स को हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। एक और चीज, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कैटाटोनिक बिहेवियर। तो कैटाटोनिक बिहेवियर जो होता है, ये बिहेवियर होता है आपके मोटर बिहेवियर से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो कई घंटों तक एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठे रह सकते हैं। अगर वो खड़े हैं तो शायद खड़े ही रहेंगे कई घंटों तक, या हो सकता है उन्होंने अपने हाथ को कुछ इस तरह से कर लिया और वो कई घंटों तक हाथ को ऐसे करके ही खड़े रहे या बैठे रहे। अगर वो बैठ भी रहे हैं, इवन लेट भी रहे हैं, तो उनका हाथ ऐसे ही रहेगा। तो ये कुछ बिहेवियर हैं जो कैटाटोनिक बिहेवियर कहलाते हैं। तो इन बिहेवियर्स को भी हम स्किज़ोफ्रेनिया में देखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स में ही दिखें, ये कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये बिहेवियर भी देखने को मिलता है, मतलब कि फिजिकली वो कोई एक पोस्चर में खड़े रह सकते हैं, कोई एक पोस्चर में बैठे रह सकते हैं, या कुछ इस तरह का हो सकता है उन्होंने अपनी उंगली को ऐसे कर लिया और वो हमेशा अपनी उंगली को ऐसे ही करके रखते हैं। तो इस तरह के कई सारे बिहेवियर भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं या जो हेलुसिनेशन हो सकते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, तो जैसे कि हमने बताया था, ऑडिबल या ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसमें कि पेशेंट को लगता है कि जो कुछ भी वो सोच रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो कोई बोल रहा है आसपास, जो भी वो सोच रहा है वो कोई बोल रहा है। हमने सोचा कि ये ये आज खाने में बना लेते हैं पूरी सब्जी, एंड समबडी, किसी ने पूरी सब्जी बना के रख दी, तो हमें क्या लग रहा है कि वो उसने मेरे जो थॉट हैं या जो मेरा जो दिमाग था उसने वो बहुत तेज, मैंने जो भी मैं सोच रहा हूँ वो दूसरों को सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, वॉइसेस आर्गुइंग और डिस्कसिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे कि पेशेंट को लगता है कि जो 2 लोग बात कर रहे हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, या उसको मारने की बात कर रहे हैं, या उसके बारे में कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और ये 2 लोग हैं। ठीक है, हो सकता है वो प्रेजेंट ना हो, बट उसको लग रहा है कि ये 2 लोग खड़े हैं यहाँ पे और ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये 2 लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये मुझे मारने आए हैं, तो उसको ऐसी ऐसी चीजें लग सकती हैं। तीसरा तरीका क्या होता है, वॉइसेस कमेंटिंग ऑन पेशेंट्स एक्शन। जो भी वो पर्सन कर रहा है उसको लग रहा है कि कोई उसको टोक रहा है। जैसे अगर मैं पानी पी रही हूँ तो कोई, मुझे लगेगा कोई मुझसे कह रहा है कि पानी क्यों पी रही हो, ठंडा पानी क्यों पी रही हो, गर्म पानी क्यों नहीं पी रही हो, तो हमें क्या लग रहा है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो भी हम कर रहे हैं उस पे कोई हमें टोक रहा है। एक और क्या होता है, थॉट विड्रॉल। इट्स लाइक हमें लगता है कि जो भी कुछ हम सोच रहे हैं वो मेरे दिमाग से कोई निकाल रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि आज हमें बाहर जाना चाहिए, फिर थोड़ी बार लगता है कि मेरे दिमाग में ये थॉट आया था, अब क्यों नहीं आ रहा है, तो हमें क्या लग रहा है कि कोई
जानबूझ के मेरे दिमाग से ये चीज निकाल रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, थॉट इंसर्शन। इसमें क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे दिमाग में कोई चीजें डाल रहा है। इट्स लाइक कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ काम करते हैं और आप उनसे पूछो कि ये क्यों किया, तो वो क्या बोलते हैं, किसी ने हमें बोला था। या कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वो बोलते हैं कि भगवान जी ने हमें बोला था कि ऐसा करो। कई बार वो इस सिचुएशन में होते हैं कि वो ऐसा कुछ काम कर देते हैं, जैसे किसी को मार देना या किसी का कुछ बुरा कर देना। तो उस केस में जब आप उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि भगवान जी ने हमें कहा था कि तुम्हें ऐसा करना है, या हमें हमारा यही एम था, मतलब हमें इसीलिए जीवन मिला था कि हमें ये काम करना था। तो उस सिचुएशन में आके वो क्या बोलते हैं कि कोई और है जो कि हमें ऐसे ऐसे थॉट्स दे रहा है कि हमें ये चीजें करनी है, ठीक है। बट आपको पता है कि भगवान भी अगर आएंगे तो किसी का बुरा करने को नहीं बोलेंगे। तो उस तरह के थॉट जो होंगे वो इंसर्ट हो रहे हैं उनके ब्रेन में, उनको ऐसा लगता है। वो हो सकता है कि कहें कि बराक ओबामा आए थे, उन्होंने हमें बोला कि हमें ये करना है, या गांधी जी आए थे, उन्होंने ऐसा बोला कि हमें ऐसा करना है। तो इस तरह के उनको थॉट्स आ सकते हैं। एक और चीज क्या होती है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी वो, जैसा कि नेम से ही आपको लग रहा है ब्रॉडकास्ट मतलब टीवी पे आना, तो पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी कुछ वो सोच रहा है या जो भी कुछ उसके दिमाग में चल रहा है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टीवी पे आ गया या पेपर में छप गया, या कुछ इस तरह की उनको चीजें लगने लगती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई न्यूज आ रही है तो उनको लगता है कि ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था, अब ये एकदम से टीवी पे आ गया है। जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, बट उनका जो होता है कि उनको लगता है कि जो भी उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, लाइक अगर वो किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो टीवी पे आ गया, ये तो सबको पता चल गया है, ये तो न्यूज़पेपर में छप गया है, अब तो इसके बारे में सबको पता चल गया है। भले वो चीज ना आई हो बट उनको ऐसा लगने लगता है। और टेलीपैथी, जैसे कि मैं तो ये सोच रहा था बट इसको कैसे ऐसा पता चल गया, या ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था बट इसने मेरे थॉट चुरा लिए, इसने टेलीपैथी कर ली मेरे साथ। तो ऐसे थॉट्स भी उनको आने लगते हैं। यहाँ पे वही मेड वायलेशन, जैसे कि जो भी हमारे थॉट है वो किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू गाइडेड है, मैं तो बस कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बोला, XYZ पर्सन ने बोला कि तुम्हें ये दवा खानी है, मैंने खा ली, क्यों खाई मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है, जो भी पर्सन है वो एक्सटर्नल एजेंट है और वो उन्हें एक्टिवली गाइड कर रहा है चीजों को करने के लिए। वो सिर्फ एज अ पार्टिसिपेंट, जैसे वो कठपुतली का गेम नहीं होता है, वैसे वहां पे ये करते हैं कि मैं तो सिर्फ ये काम कर रहा था, मुझसे किसी ने करने को बोला था। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि किसी ने उनको वो काम करने को नहीं बोला होगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अभी तक कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक इतने अच्छे से बता रही हो अंकिता, सीरियसली डाउट क्रिएट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। जो क्वेश्चन पुट हो रहा है उसका आंसर अगले ही पॉइंट पे आ जा रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, That's fine. सो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या कॉजेज हो सकते हैं स्किजोफ्रेनिया के, एक बीमारी है, एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है, बट क्या होती हैं चीजें जो कि स्किजोफ्रेनिया को कॉज करती हैं, या किन चीजों की वजह से स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। इट्स लाइक अगर हमारी फैमिली में किसी को स्किजोफ्रेनिया है तो चांसेस होते हैं 10% 15% की शायद हमें भी हो सकता है। इट्स लाइक अगर मेरी मदर को स्किजोफ्रेनिया है तो मे बी 10% चांसेस हैं कि मुझे भी स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। सो ये हमारे जीन्स में रन करता है। या आपकी फैमिली में किसी को, लाइक चाचा, चचेरे चाचा को या मामा को, या इस तरह से अगर आप दोनों की फैमिली में हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी फैमिली में कहीं भी अगर किसी को भी कोई मेंटल इलनेस होती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं या अदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर होती है तो नेचुरली चांसेस होते हैं कि वो फैमिली में रन करते हैं। हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आए बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में उसका कुछ परसेंट देखने को मिल जाए। तो ये हमारा एक जेनेटिक फैक्टर होता है जो कि कॉज हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया का। सेकेंड अगर हम बात करें तो न्यूरो ट्रांसमीटर एबनॉर्मेलिटीज।
जैसे कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इट्स लाइक न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है कि जैसे कुछ सिक्रीशन होते हैं, जैसे डोपामाइन एक हमारा होता है, एक सेरोटोनिन होता है, ये सिक्रीट होते हैं जो कि हमारा दिमाग इनके थ्रू गवर्न होता है, या इनसे एक सिक्रीशन के थ्रू हम जो न्यूरोट्रांसमीटर की आवागमन होता है, मतलब आना जाना होता है हमारी पूरी बॉडी में, वो डिपेंड करता है। तो अगर इनकी एबनॉर्मेलिटीज होती है या इनका इम्बैलेंस होता है, लाइक दिमाग में वो एक बोलते हैं ना केमिकल लोचा हो गया है, तो अगर ये केमिकल लोचा होता है उसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। इट्स लाइक हो सकता है, कई बार ऐसी स्टडीज हुई हैं कि जो पेशेंट होते हैं उनके दिमाग में डोपामाइन का लेवल कम होता है, इस वजह से उनको ये स्किज़ोफ्रेनिया होता है। या एक गाबा होता है, एक ये कुछ नाम है, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड गाबा, ये कुछ नाम है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इनके डिसबैलेंस की वजह से, जैसे कि इनका या तो बढ़ गए, एक जरूरत से ज्यादा बढ़ गए या जरूरत से ज्यादा कम हो गए, इन दैट केसेस स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। जैसे एक फीवर की एक लिमिट है कि 98.7 है तो वो नॉर्मल है, बट अगर ज्यादा हो गया तो वो फीवर है। इसी तरह से इनकी भी एक लिमिट है, अगर वो इससे ज्यादा हो गए या इससे कम हो गए तो ये डिसबैलेंस क्रिएट करते हैं, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया या अदर जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्रिएट करने में हेल्प करता है, मतलब क्रिएट करता है। So Ankita, here I have a question. मतलब क्वेश्चन नहीं है, इसको क्लियर कर दो। इफ एग्जैक्टली इट हैपेंस, जहाँ जिनका कोई जेनेटिक रोल नहीं होता है, ऐसे भी केसेस हम देखते हैं कि कोई लोग बोलते हैं कि ये तो हमें याद ही नहीं है कि किस तरह का कोई डिसऑर्डर्स है, बट दे कैरी डिसऑर्डर्स यहाँ पे। और उनको जो सब्सटेंस अब्यूज के जो पेशेंट होते हैं, जैसे ड्रग्स ले रहे हैं, ड्राई ड्रग्स ले रहे हैं, और कम 1 साल 2 साल लगातार ले रहे थे, जो रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो एल्कोहलिक होता है तो जैसे गाबा रिसेप्टर्स उसका डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगर सब्सटेंस का बंदा है तो बिना जेनेटिक कारण के भी वो सिजोफ्रेनिक डायग्नोस्ड हो सकता है, और उसके बाद वो जेनेटिक भी बन सकता है। मतलब एक बार अगर उसको हो गया तो फिर उससे भी वो नेक्स्ट जनरेशन में भी सिजोफ्रेनिया जा सकता है, राइट? जा सकता है, हाँ। क्योंकि इट्स लाइक आप जो भी सब्सटेंस ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्रेन, सब्सटेंस का काम क्या होता है, इट्स लाइक आप बहुत टेंस हो तो वो सब्सटेंस आपने लिया, आपकी एकदम शांत हो गए आप। मतलब जो लोग अगर ड्रिंक करते हैं तो उनसे कई बार क्वेश्चन पूछो कि ड्रिंक क्यों करते हो, तो उनका ये होता है कि मैं बहुत परेशान था, मैंने ड्रिंक किया, मुझे शांति मिली, भले 2 पल के लिए मिली। तो कहीं ना कहीं जो भी आप ये सब्सटेंस ले रहे हो वो आपके दिमाग को शांत कर रहे हैं। शांत कैसे कर रहे हैं? आपके जो भी केमिकल्स हैं उन पे इफेक्ट करके, आप उनको डिक्रीज करके या उनको इंक्रीज करके एक शांति वाला जो लेवल होता है ना वो दे रहे हैं आपको। तो नेचुरली ये ऊपर नीचे होके अगर आप सब्सटेंस ले रहे हो तो वो वैसे वैसे आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सब्सटेंस अब्यूज के केसेस में स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स होते हैं, बट अगर आपने सब्सटेंस बंद किया, 1 साल 2 साल बाद वो सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया लाइक जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में होता है हेलुसिनेशन, डेल्यूजन्स, वैसे ही सब्सटेंस अब्यूज में भी देखा गया है कि हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स होते हैं। तो बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज ये सारे आपके जो डोपामाइन या सेरोटोनिन या जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनका जो एक बैलेंस है वो बिगड़ता है, और उस वजह से आपको वो सिम्टम्स दिखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सब्सटेंस अब्यूज के केसेस को भी स्किज़ोफ्रेनिया की तरह डायग्नोज किया जा सकता है। ओके, बट बट वो सिजोफ्रेनिया बोलेंगे नहीं, हाँ, मतलब इट्स अ बट वही, टेम्परेरी डिजीज। हाँ, बिकॉज वही चीजें होती है ना, अगर मान लीजिए आपने सब्सटेंस अब्यूज बंद किया, 2 साल उसने कोई भी सब्सटेंस नहीं लिया, तीसरे साल उसको कोई सिम्टम नहीं दिख रहे, जो भी उसको हेलुसिनेशन हो रहा था वो नहीं हो रहा है, सो वो जो इफेक्ट है वो बिकॉज ऑफ सब्सटेंस हो रहा है। तो यहाँ पे आप उसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं डायग्नोज और करोगे। अब कितने साल तक चलेगा तो हम उसको बोलेंगे? अगर वो सब्सटेंस में 10 साल 15 साल तक है तो कितने ईयर्स बाद ये होगा कि हाँ इसको एज ए डिजीज डायग्नोज हो जाएगा? वो मतलब एक तो सब्सटेंस है, दूसरा एज ए डिजीज भी डायग्नोज हो गया, तो कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए? सब्सटेंस के केसेस में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि उसका जो ब्रेन है वो कितना अफेक्ट हुआ है। इट्स लाइक अगर कोई 10 साल तक
ले रहा है सब्सटेंस, कोई 10 साल से ज्यादा से सब्सटेंस ले रहा है, तो एक ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट होता है जो डैमेज होने लगता है। सो अगर वो पार्ट डैमेज है तो वो फिर आपका दूसरे केसेस हो जाएंगे, वो आपका न्यूरो में आ जाएगा। आप जब पीजीआई बैटरी करते हो या जो भी आपके टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ये पार्ट उसका अफेक्ट हो चुका है, इतना परसेंट उसका ब्रेन जो है अफेक्ट हो चुका है। सो अभी बहुत कम चांसेस हैं कि उसको हम वापस ला पाएंगे। तो हो सकता है विद दवाइयाँ एंड एवरीथिंग आप उसको नॉर्मल ले आओ, बट ये फिर वही चीज होती है ना, केस टू केस डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट ब्रेन में गए हो, आपने कौन कौन से सब्सटेंस लिए हैं। इट्स लाइक जो वीड एंड ऑल के केसेस होते हैं उनका डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, बट जो अल्कोहल लेते हैं या जो सिगरेट पीते हैं उनका डिफरेंट एक वो होता है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि आप दैट इज वाई जितने भी सेलिब्रिटीज के सुसाइडल केसेस आते हैं पीछे हिस्ट्री आती है कि ये साइकोलॉजिकल चैलेंज था, ये साइकोलॉजिकल चैलेंज था, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पैरेलल हिस्ट्री आती है कि वो ड्रग्स भी सब्सटेंस अब्यूज, मतलब उसको सब्सटेंस यूज कर रहा है, इस वजह से वो साइकोलॉजिकली चैलेंज हुआ, इस वजह से सुसाइड हुआ। तो इट्स अ वेरी सिमिलर, जब इट्स एक पैटर्न है, चेन है आई थिंक। हाँ, बिकॉज कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि अगर आपने ड्रग बंद किया तो उनको और ज्यादा हेलुसिनेशन होने लगते हैं। तो इन दैट सिचुएशन फिर वो एक, मतलब आप अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे और उसको अपनी हिस्ट्री नहीं बताओगे तो मे बी वो आपको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज कर देगा। बट अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, आप उसे हिस्ट्री बता रहे हो कि मैंने ये सारे ड्रग्स लिए थे और मुझे इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ स्किज़ोफ्रेनिया को रखेगा। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के केसेस, मतलब जब आप प्रिस्क्रिप्शन देखो तो उसमें बहुत क्लियर कट स्किज़ोफ्रेनिया लिखा होता है, बट सब्सटेंस अब्यूज के केसेस में क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया लिखा होता है बट विद क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दे नॉट श्योर, उनको नहीं पता होता है कि ये एक्चुअल में स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं या ड्रग की वजह से हो रहे हैं। तो ड्रग मेरे को सॉरी, मेरे को कुछ पूछना था। एक ये डिप्रेशन को साथ में जोड़ के अपन देखते हैं, जनरली डिप्रेशन साथ में होता है, तो उसका क्या रोल है? एंड सेकंड प्लीज, बहुत चाइल्डिश क्वेश्चन है, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट का प्लीज थोड़ा सा आप एरिया डिफाइन कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल। सो पहले मैं साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की बात करती हूँ। साइकियाट्रिस्ट क्या होते हैं, जैसे एक मेडिकल फील्ड में डॉक्टर होते हैं, तो दे कैन सब्सक्राइब यू मेडिसिन, ठीक है। ये साइकियाट्रिस्ट का काम होता है कि वो आपको मेडिसिन सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो पूरा प्रॉपर MBBS MD और ये सारी चीजें करते हैं। बट अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें या अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो आई कैन नॉट सब्सक्राइब यू मेडिसिन। अगर आप मेरे पास किसी चीज के लिए आओगे तो मेरी एक पर्टिकुलर थेरेपीज हैं कि मैं बिहेवियर थेरेपी करूं, मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करूं, या और जो थेरेपीज हैं उसके थ्रू मैं आपको ठीक करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको दवाएं सब्सक्राइब नहीं कर सकती। या जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको एक साइकोलॉजी में मास्टर्स करते हैं, MPhil करते हैं, PhD करते हैं, उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, तो दे कैन नॉट सब्सक्राइब यू मेडिसिन। तो जो ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, या जो ऐसे केसेस होते हैं जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं, उनको एक साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करता है, ठीक है। बट जो ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में आते हैं, उनको फिर हमें साइकियाट्रिस्ट को रेफर करना पड़ता है। तो साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, आपको दवाएं देता है, या जो भी आपकी मेडिसिन ट्रीटमेंट होते हैं वो साइकियाट्रिस्ट करता है। तो हमारा काम क्या है कि जो भी आपकी, अगर मान लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा काम क्या है कि हम नेचुरल चीजों से आपसे बात करके, आपको कुछ ऐसे मोटिवेशनल चीजें बता के, आपसे कुछ ऐसे टास्क करा के, या आपको मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे मैं अभी आगे बात करूंगी, तो उसकी वजह से अगर कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो वहां पे हम बात करके, आपको टास्क देके, आपके ऊपर थेरेपी करके उसको ठीक कर सकते हैं। बट अगर कंडीशन बहुत बुरी है तो हमें साइकियाट्रिस्ट को रेफर करना पड़ता है, वहां पे फिर आपको दवाएं लेने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो भी हम इसका आगे मतलब बात करेंगे। ऐसे कह सकते हैं कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट प्लस मेडिकल डॉक्टर? नहीं नहीं, अच्छा, अलग फील्ड है। अलग अच्छा, फील्ड है, बिकॉज वही चीज होती है ना, एक साइकियाट्रिस्ट को थेरेपीज नहीं आती हैं, एक ओके, साइकियाट्रिस्ट को असेसमेंट करना नहीं आता है। इट्स लाइक अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे और उसको क्लियर कट ये प्रूव करना है कि आपको ये बीमारी है, तो वो आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा असेसमेंट करने के लिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, समझ आ गया, थैंक यू। क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो असेसमेंट कर सकें। एंड डिप्रेशन के सिम्टम्स अगर आपको याद हो तो क्या होते हैं, इट्स लाइक आपका
मूड अफेक्ट होता है, आपके कुछ काम करने का मन नहीं करता, आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक जो स्टार्टिंग फेज होता है ना स्किज़ोफ्रेनिया का, वो शायद डिप्रेशन से ही स्टार्ट होता है। आप पहले जब जाओगे तो पहले 2 महीने अगर आप किसी डॉक्टर को भी दिखाते हो तो वो आपको क्या बोलेगा, डिप्रेशन हो रहा है। बट जब वो धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं तब हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करते हैं। तो जो स्टार्टिंग फेज होता है वो डिप्रेशन ही होता है। इट्स लाइक अभी आजकल डिप्रेशन को हम लोग कॉमन कोल्ड बोलते हैं। इट्स लाइक हर आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो आप 2 दिन भी अगर आपने खाना अच्छा नहीं लग रहा है या आपका मूड बहुत लो है या किसी चीज को लेके आप परेशान हैं तो वो सीधे बोल देगा आपको डिप्रेशन है। तो इट्स लाइक जैसे कॉमन कोल्ड होता है कि कोल्ड हो रहा है, वैसे ही हमारे जो साइकेट्री में होता है उसको हम डिप्रेशन को कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्री बोलते हैं। तो डिप्रेशन इज वेरी कॉमन। कोई भी अगर आप बड़ी बीमारियों की बात करोगे, जैसे आप स्किज़ोफ्रेनिया की बात करोगे या आप मूड डिसऑर्डर की बात करोगे, तो जो पहली चीज होगी वो डिप्रेशन से ही स्टार्ट होगी। क्योंकि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है, आपको मूड इफेक्ट हुआ, आपका स्पीच इफेक्ट हुई, आपका डेली फंक्शनिंग इफेक्ट हुई। इसमें भी आपने देखा था स्टार्टिंग में क्या चीजें होती हैं, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन्स तो बात की बात है। पहले आपका मूड इफेक्ट हुआ, आपका जो जो चीज आपका करने में मन कर रहा था वो आप नहीं कर रहे हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे स्टार्टिंग में अफेक्ट हुई हैं, जो कि लेटर ऑन आपको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करने में हेल्प करेगा। या आपको मतलब अगर ज्यादा कंडीशन बुरी होती है तो वहां पे स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, सो कमिंग बैक टू कॉजेस, अभी नेक्स्ट जो हमारा कॉज है वो रेफ्रिजरेटर मदर। ये बहुत ही स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत ही कॉमन टर्म, मतलब बहुत ही वैलिड टर्म है कि रेफ्रिजरेटर मदर की वजह से भी कई बार बड़े होने पर आपको स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। नाउ रेफ्रिजरेटर मदर होता क्या है, इट्स लाइक कई बार आप ऐसा आपने सुना हो सकता है कि मदर अपने बच्चों के लिए बहुत ही केयरिंग नहीं है। इट्स लाइक जो एक मदर और चाइल्ड का बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। बट कई बार हो सकता है कि मदर की कुछ अपनी चीजें हों या अपने डिप्रेशंस हों या कुछ, इस वजह से मदर और चाइल्ड का जो बॉन्ड है वो उतना वार्मथ नहीं होता है। तो जैसे रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है, कोल्ड करना, तो जो चाइल्ड और मदर का बॉन्ड है वो बहुत ही कोल्ड है। जैसे अगर हम बात करें इन केसेस ऑफ रेप, अगर पर्सन प्रेग्नेंट हो जाता है एंड उसको एक चाइल्ड होता है तो मे बी वो जो बॉन्ड होगा वो चाइल्ड और मदर का उतना अच्छा नहीं होगा। नेचुरली वो जब भी शायद पर्सन अगर अपने बच्चे को देखेगा तो उसको वो सारी मेमोरीज याद आएंगी जिसके थ्रू वो गई है, तो वो जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड होगा। तो इन दैट केसेस कई बार ये भी रीजन होता है स्किज़ोफ्रेनिया होने का, कि जो चाइल्ड और मदर का बॉन्ड होता है वो बहुत ही वार्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डबल बाइंड थ्योरी। ये भी जो फैमिली पैटर्न होते हैं वहां की अगर हम बात करें तो डबल बाइंड थ्योरी की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस देखे गए हैं। अभी डबल बाइंड थ्योरी होती क्या है, डबल बाइंड थ्योरी में अगर हम कहें कि जैसे मदर फादर हैं, वो बच्चे के साथ डुअल वो करते हैं, मम्मी ने एक चीज के लिए मना किया, पापा ने उस चीज के लिए हाँ कर दी। या एक बच्चे के लिए एक ये रूल है कि तुम 9 बजे से पहले घर आ जाओ, दूसरे बच्चे के लिए क्या रूल है कि तुम्हें बाहर ही नहीं जाना है। तो जो मदर एंड फादर का डबल बिहेवियर होता है वो भी कई बार, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि मदर ने मना किया कि नहीं अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें ये चीज नहीं दिलाएंगे, बच्चे ने वो काम नहीं किया, मदर ने उसको वो चीज दिला दी। अभी बच्चे को क्या समझ में आया कि जो ये बोल रही हैं वो ये कर नहीं रही हैं, तो जो एक्शन है और जो वर्बल चीजें हैं वो डिफरेंट है। या एक पर्सन के लिए ऐसी चीजें हैं और दूसरे पर्सन के लिए ऐसी चीजें हैं, तो जो बिहेवियर है या जो एक्शन है वो डुअल है। वहां पे भी केसेस में देखने को मिला है कि जब बच्चा बड़ा होता है और उस तरह के एनवायरनमेंट से निकल के आता है तो उसको चीजों को समझने में डिफिकल्टी होती है, उसको नहीं समझ में आता है इफ आई एम सेइंग समथिंग और आई एम डूइंग समथिंग एल्स तो ये किस तरह से रिलेटेड है। तो इसलिए कई बार जैसे आप लोग ने पेरेंटिंग में भी सुना होगा कि बच्चों को फॉल्स होप्स नहीं देनी चाहिए या बच्चों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए कि एक पेरेंट ने कह दिया कि ठीक है ये सही है या दूसरे पेरेंट ने कह दिया ये गलत है।
तो इस वजह से भी इन चीजों को बोला जाता है कि पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी आपका एक अर्ली चाइल्डहुड होगा, एक जो आपका बहुत ही कोजी सा या जो बहुत ही प्रोटेक्टेड या बहुत ही हार्मनी वाला जो चाइल्डहुड होगा, उतना अच्छा आप एज अ पर्सन ग्रो करोगे, उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होगी। तो अब अगर आप मतलब हम लोग तो देखते हैं, तो जिस तरह से पेशेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उनका शायद अर्ली चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं रहा होता है। मे बी कोई ट्रॉमा रहा होता है या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में उनके चाइल्डहुड में, जिसकी वजह से वो एक अपने दिमाग में वो चीजें बैठाल के रखते हैं और उस वजह से उनको कई सारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है कि अर्ली चाइल्डहुड एनवायरमेंट, जैसे अभी आजकल मदर एंड फादर दोनों वर्किंग हैं, तो शायद वो बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तरह से वो एक जो पहले की जनरेशन को जो कोजीनेस, जो प्यार, जो एक एटमॉस्फेयर मिला था फैमिली का, वो नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चों में आप लोग बहुत सारी समस्याएं देखते हो कि उनको गुस्सा बहुत आ रहा है, एग्रेशन बहुत है, उनका एक जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत कम है। आप जब हमारी पहले की अगर हम अपनी जनरेशन देखें तो एक जॉइंट फैमिली होती थी, तो चाचा भी हैं, चाचा के बच्चे भी हैं, उन्होंने कुछ कह दिया, इट्स ओके, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है कि अगर कोई भी बाहर का पर्सन, जैसे चाचा भी आके कुछ बोल रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे को लग रहा है हाउ, मतलब ये बंदा मुझे कैसे बोल रहा है, ये तो मेरी फैमिली नहीं है ना, ये तो दूर के रिश्तेदार हैं, तो ये हमें कैसे बोल रहे हैं। तो वो जो एक टॉलरेंस लेवल है वो बच्चों में कम हो रहा है। तो इस वजह से भी जितना आपका अच्छा चाइल्डहुड होता है, उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चे हैं उनको एक अच्छा सिक्योर एंड हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए। क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स जो भी, जैसे अगर बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई या जैसे कुछ ऐसा कोई इवेंट हो गया जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग में वो मेमोरीज बैठी हुई हैं, उसकी वजह से भी कुछ केसेस में देखा गया है कि वो लेटर ऑन स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। मतलब इट्स लाइक अगर हम बात करें कि चाइल्ड अब्यूज की बात करें, तो उसके बचपन में ऐसे कुछ अब्यूज हुए हैं कि मे बी लेटर ऑन उसको हर पर्सन को लेके हेलुसिनेशन होता हो, हर पर्सन को लेके ये परसीव करता हो बच्चा कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने आया है। तो इस तरह से जब वो उसी चीज को रीलिव कर रहा है, उसी थॉट्स को बार बार वो रीलिव कर रहा है, तो उस इवेंट को लेके उसको बहुत सारे हेलुसिनेशन डेवलप हो सकते हैं, जो कि लेटर ऑन स्किज़ोफ्रेनिया में डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस्ड इमोशंस। अभी इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा अगर हस्बैंड वाइफ के बीच कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा मारपीट, हस्बैंड वाइफ को बहुत मार रहा है, या घर का जो इट्स लाइक एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, हर कोई आके उसे टॉन्ट कर रहा है कि तुम कुछ काम नहीं कर सकती हो, तुमसे ये काम भी ठीक से नहीं होता है। तो अभी क्या हो रहा है, उस जो पर्सन है, इट्स लाइक जैसे मैं हूं, अगर मुझे हर कोई आके बोल रहा है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुमसे ये काम भी नहीं हो रहा है, तुम खाना भी नहीं बना सकती हो, बट मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है या कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि मैं अपनी चीजें उससे शेयर कर सकूं, मैं बोल सकूं कि नहीं मुझे ये पसंद है, मैं अपनी सारी पसंद को दरकिनार कर रही हूँ, मैं किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी, जैसे कि कोई भी नेगेटिव कमेंट कर रहा है उसको मैं अपने दिमाग में रख रही हूँ और उस पे काम कर रही हूँ कि नहीं आज मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, बट फिर आके वो बंदा कहता है कितना खराब खाना बनाया है, ये तो बिल्कुल खाने लायक नहीं है। तो क्या हो रहा है कि मैं नेगेटिविटी सारी जो ले रही हूँ एनवायरमेंट से, बट मैं उसको निकाल नहीं रही हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है, फीमेल्स में सबसे ज्यादा ये रीजन देखा गया है जो स्किज़ोफ्रेनिया की वजह होता है। अभी इट्स लाइक कोई पर्सन है, जैसे मैं ही हूँ, मैं शादी करके किसी बहुत बड़ी फैमिली में जाती हूँ एंड वहां पे मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी मिल रही है, मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मेरे इन लॉज मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देन इन दैट केस मैं वो चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ और मैं वो चीजें अपने अंदर रखे हुई हूँ जो लेटर ऑन मुझे स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं इन दैट केस। आई थिंक ये सारे कॉजेज होते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलप करते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमें पता चल गया कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या हो सकती हैं। अभी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि कैसे हम स्किज़ोफ्रेनिया को मैनेज करते हैं। तो पहला क्या होता है, जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, यानी कि दवाएं होती हैं जो भी आपको
एक साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है दवाएं, या जो भी आपके ट्रांसमीटर्स या न्यूरो ट्रांसमीटर कम ज्यादा होते हैं उनके बेसिस पे आपको सब्सटेंस दवाएं प्रोवाइड की जाती हैं उनको बढ़ाने या घटाने के लिए। वो हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है? ईसीटी। इट्स लाइक जो बहुत ऐसे केसेस हो जाते हैं जिनमें कोई भी दवा काम नहीं करती या जो भी थेरेपी होती है वो काम नहीं करती, उन दैट केस में हम आपको ईसीटी भी देते हैं। नेक्स्ट है साइको सोशल ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन। अभी साइको सोशल ट्रीटमेंट में क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि हॉस्पिटलाइजेशन क्यों होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं वो शायद डॉक्टर से दवा ले आते हैं और ठीक हो जाते हैं, बट कुछ केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी पेशेंट की सिचुएशन होती है उसमें वो क्या करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि खाने में जहर है, पानी में जहर है, ये बंदा मुझे मारने के लिए ऐसा खाना दे रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। तो जब खाना पीना बंद कर देते हैं, इन दैट केस हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ता है, बिकॉज बॉडी वीक होती जाती है और वो उस प्रेशर को नहीं ले पाती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? डेंजर टू सेल्फ एंड अदर्स। सुसाइड कमिट करने जैसी कोशिश करने लगते हैं या दूसरों को मारने जैसी कोशिश करने लगते हैं, तो उस केस में भी हमें हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ता है। नेक्स्ट इज पुअर कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट। दवा लेके आए, डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट को दिखा के आए, डॉक्टर को दिखा के आए, दवा लेके आए, बट वो जो दवा है उसको वो ट्रीटमेंट उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी हम हॉस्पिटलाइजेशन को बोलते हैं। सिग्निफिकेंट नेग्लेक्ट टू सेल्फ केयर। यहाँ पे सेल्फ केयर में इट्स लाइक जो उनकी डेली एक्टिविटीज है, नहाना, वॉशरूम जाना और ये सारा कुछ करना, वो भी बिल्कुल नहीं करते हैं। मतलब सेल्फ केयर ऐसी हो जाती है, कई बार हॉस्पिटल्स में जब हम लोग जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं कि लिटरली उन्होंने 2-2 महीने से नहाया नहीं होता है, उनके बालों में लिटरली इट्स लाइक जैसे कई बार आप बाल धो और ऐसे ही बांध लो तो वो गुच्छे गुच्छे जैसे बन जाते हैं, उलझ जाते हैं बाल, वैसे बाल उनके हो जाते हैं। तो इन दैट केस भी सेल्फ केयर बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस केस में भी हम उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। फैमिली में उतना सपोर्ट नहीं होता है या जैसे घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो इन दैट केस हम सोशल सपोर्ट की जब नहीं होता है तब हम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोलते हैं। बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जिनमें दवाएं देके घर पे ही रख के पेशेंट नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो आप नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाओगे या आप अपनी डेली लाइफ के काम नहीं कर पाओगे। आप दवाओं के थ्रू, आप साइकोथेरेपी के थ्रू और फैमिली के थ्रू, मतलब फैमिली सपोर्ट के थ्रू एक बहुत ही हेल्दी, पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो वो इट्स लाइक वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही रहने लायक है, उसको बाहर नहीं रख सकते, उसको घर पे नहीं रख सकते, या वो किसी चीज के लायक नहीं है, या वो बिल्कुल नकारा टाइप हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दवाओं के थ्रू उनको हम ठीक करते हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नाउ ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है जिसमें कि ब्रेन में आपको करंट दिया जाता है। जैसे आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा, बट पिक्चरों में तो वो नेगेटिव साइड दिखाते हैं कि किसी को करंट देके पागल कर दिया गया और इस तरह का, बट एक्चुअल में जो ईसीटी होती है वो बहुत ही कंट्रोल्ड होती है और बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ होती है। तो अब ईसीटी दी कब जाती है? जब सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं जिन पे कोई दवा काम नहीं करती, कोई भी दवा काम नहीं करती। इट्स लाइक जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो एक वहाँ पे पेशेंट है, उनको हर महीने एक बार ईसीटी देनी पड़ती है, बिकॉज अभी नाउ ही इज 50+ और उनको ये सिम्टम 20 इयर्स के थे तब से दिख रहे हैं। तो अब उनका जो एक बॉडी का टाइप होता है, हमारी बॉडी की जो अगर हम कोई चीज बराबर बराबर ड्रग कोई लेते रहे तो एक टाइम पे वो ड्रग भी हमारी बॉडी में इफेक्ट करना बंद कर देता है। तो इन दैट केसेस अब उनको कोई भी दवा दी जाती है तो उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको हर महीने में एक बार आपको ईसीटी देनी ही पड़ती है। तो इन दैट केस जहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं रह जाता है, वहां पे हमें ईसीटी देनी पड़ती है। एंड कई बार ऐसा होता है कि जो भी ड्रग्स दिए जा रहे हैं, जो भी दवाएं दी जा रही हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इट्स लाइक जैसे अगर मान लीजिए स्किज़ोफ्रेनिया के लिए दवाई दी गई बट उनको बहुत ज्यादा दौरे पड़ने लगे,
बहुत ज्यादा उनको एकदम जैसे वॉमिटिंग शुरू हो गई या उन्होंने एकदम अजीब सा रिएक्ट करना, उनको चक्कर आने लगे एंड ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, सो इन दैट केसेस ईसीटी दी जाती है। एक सेकेंड। नेक्स्ट कैटाटोनिक स्टूप। जैसे कैटाटोनिक की हमने बात की थी कि कोई पर्सन है वो घंटों तक एक ही जगह खड़ा रहता है, एक ही सिचुएशन में एक ही पोज में बैठा रहता है, सो इन दैट सिचुएशन भी कई बार ईसीटी देनी पड़ती है। इट्स लाइक एक बार मेरे पास एक केस आया था, तो उनका ये था कि वो बंदा मतलब सुबह से लेके रात तक बाहर खड़ा रहा, बहुत भयंकर, आई थिंक जून का टाइम था, और उस जून की धूप में वो बाहर खड़ा रहा एक पर्टिकुलर पोज बना के। एक उस बहुत लोगों ने उसको मतलब वो लोग उठा के बार बार उसको खींच खींच के ला रहे थे, बट उसने फिर वो जाके वहीं पे हो रहा था और उसी पर्टिकुलर पोज में। तो इन दैट सिचुएशन आपको कई बार डॉक्टर्स ईसीटी लेने की सलाह देते हैं। अनकंट्रोल्ड कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, इट्स लाइक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, एक जगह बैठ नहीं रहा है, एकदम चले जा रहा है, दीवार पे चढ़ रहा है, गेट तोड़ रहा है, मारपीट कर रहा है पर्सन, इन दैट सिचुएशन भी ईसीटी दी जाती है। तो इन शॉर्ट, जब सिचुएशन ऐसी होती है जो दवाओं से, थेरेपी से या चीजों से कंट्रोल नहीं होती, तब हम ईसीटी देते हैं। जैसे कि अभी कोविड हुआ है, तो कोविड अगर दवाओं से कंट्रोल हो रहा है, वेल एंड गुड, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, बट अगर वो भी सिचुएशन काम नहीं कर रही है, तब हम वेंटिलेटर दे रहे हैं। तो ईसीटी इज लाइक वेंटिलेटर, कि जब सारी सिचुएशन बंद हो जाती है तब हम उस पर्सन को ईसीटी सजेस्ट करते हैं। और ईसीटी बिल्कुल भी वैसे नहीं दी जाती जैसे टीवी में दिखाया जाता है, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है। तो इट्स वेरी लाइक बहुत ही कंट्रोल्ड उसमें दी जाती है और डॉक्टर के सुपरविजन में दी जाती है। नेक्स्ट इज साइको सोशल ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो साइको एडुकेशन होता है पेशेंट का एंड फैमिली मेंबर्स का। जैसे कि संध्या ने भी स्टार्टिंग में बताया था कि कई बार घर वालों को लगता है कि ये नाटक कर रहा है या ये काम नहीं करना चाहता है, इस वजह से ऐसी चीजें कर रहा है। तो वहां पे हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम फैमिली मेंबर्स को ये चीज बताते हैं कि ये जो पर्सन है वो इस वजह से ऐसा कर रहा है, ये बीमारी है, ऐसे बीमारी होती है, ये चीजें हो सकती हैं, मे बी आज ये चीजें नहीं है, कल ये चीजें हो सकती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि फैमिली के पास भी क्या होता है, उनके पास कोई एक पर्सन नहीं होता जो उनको सही नॉलेज दे सके। तो जो सबसे पहला काम होता है वो साइको एडुकेशन करना होता है पेशेंट का और फैमिली का। लाइक पेशेंट भी कई बार आपके पास आएगा कि मैम मुझे लगता है ऐसा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तब आप क्या करोगे कि हाँ ऐसा नहीं है, बट आपको एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहां पे पेशेंट को और फैमिली को हमें साइको एडुकेट करना होता है, उनको बीमारी से रिलेटेड हर चीज बतानी होती है कि दवाएं अगर जरूरत है तो दवाएं देंगे, या अगर थेरेपी के थ्रू होगा तो थेरेपी करेंगे, या जो भी चीजें उस बीमारी से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट होता है सोशल स्किल ट्रेनिंग। जैसे आपने सिम्टम्स में देखा होगा कि जो सोशल स्किल्स होती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, या वो किसी से बात नहीं करते हैं, वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं। तो हम उन्हें वहाँ पे सोशल स्किल की ट्रेनिंग देते हैं कि ठीक है आप बाहर चलिए, मे बी हम साथ में चलेंगे, या किसी एक पर्सन जो भी आपको लगता है कि घर में आपके साथ आपको ठीक लगता है, मतलब आपको लगता है कि ये बंदा मेरा कुछ हार्म नहीं करेगा, आप उसके साथ बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए। इस तरह से हम उन्हें सोशल स्किल ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट बिहेवियर स्किल ट्रेनिंग, इसमें जो भी उनका बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं, जैसे जो हमारी थेरेपी के प्रोसेस होते हैं उसमें हम उन्हें एक बिहेवियर स्किल ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, आपका कोई शेड्यूल नहीं है, तो हम उन्हें एक शेड्यूल बना के देंगे। मतलब आपको ये फॉलो करना है, सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, एंड पूरे दिन का शेड्यूल करना है। या जो भी बिहेवियर रिलेटेड उनको दिक्कत हो रही है उसकी हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फैमिली ओरिएंटेड थेरेपीज। यहाँ पे क्योंकि फैमिली एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, इट्स लाइक कई बार पेशेंट दवा नहीं खाते तो फैमिली को क्या करना पड़ता है कि दवा खाने में खिलानी पड़ती है, या इस तरह से उनको दवा देनी पड़ती है। तो फैमिली का बहुत ही मेजर रोल होता है किसी भी ट्रीटमेंट में। अभी अगर आप नॉर्मल फीवर की बात ही ले लो, तो अगर पेशेंट घर में है तो उसको दवा दी जा रही है, प्रॉपर खाना दिया जा रहा है, तब वो ज्यादा बेटर
मतलब ज्यादा जल्दी ठीक हो सकता है, बट अगर वो अकेला है तो शायद वो खाना ही ना खाए, तो वो वीकनेस बॉडी को पकड़ लेगी। तो कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमें नुकसान कर रही है, तो फैमिली पे सबसे पहले हमें काम करना पड़ता है कि फैमिली किस तरह से उस पर्सन का सपोर्ट करेगी, फैमिली किस तरह से उस पर्सन को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से लड़ने में, निकलने में हेल्प करेगी। तो बहुत सारी फैमिली ओरिएंटेड थेरेपीज हैं जो हम लोग करते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, जो कि एक पर्टिकुलर थेरेपी है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा इसके बारे में। एंड इसमें भी कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं, कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट के साथ काम करते हैं, जो भी उसके इश्यूज आ रहे होते हैं उसके हम काम करते हैं। जैसे कि रियलिटी ओरिएंटेड थेरेपी हो सकती है कि आपकी एटमॉस्फेयर में जो चीजें हैं, आपका उससे टच छूट गया है, तो हमें क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से अवेयर कराना है। तो बार बार हम आपकी फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं, बार बार हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो एक्चुअल में आपके एनवायरनमेंट में है। नेक्स्ट है वोकेशनल थेरेपी। इसमें वोकेशनल इट्स लाइक जो भी आपका डांस है या म्यूजिक है या जो भी आपका आर्ट वाला चीज है, उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट है, उसको ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो हम उससे बोलते हैं कि फाइन, आप ड्रॉ करिए, आप आर्ट बनाइए, आप अगर आपको पसंद है आप गाना गाइए, आप डांस करिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम उन्हें सजेस्ट करते हैं और वो करते हैं। इवन हॉस्पिटल्स में अगर हम जाएं तो एक पर्टिकुलर रूम होता है जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे अगर किसी को जिमिंग करनी है तो जिम के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, डांस होता है, म्यूजिक होता है, ऐसे कई सारी वहाँ पे चीजें पेशेंट्स को दी जाती हैं, सो दैट एक आप डाइवर्ट कर रहे हो अपना माइंड, आप एक रियलिटी में आ रहे हो। उसके लिए वोकेशनल थेरेपी भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच अंकिता, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। हम लोगों को लगा ही नहीं ना कि कोई ऐसा टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहा है, तो मुझे लग रहा है सबको समझ में। कुछ मैं चैट बॉक्स पढ़ती हूँ, कुछ कुछ यहाँ पे क्वेरीज हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कि हाँ, व्हाट इज फैमिली रोल हियर विनीता। तो मुझे लगता है कि अंकिता ने तो इसका आंसर दे दिया है कि फैमिली का रोल एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट के साथ क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। आई थिंक आप ये पूछना चाहते हैं, राइट? प्लीज एक्सप्लेन इन 1 to 3। आप ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हो, तो इनका क्वेश्चन यही है कि फैमिली को क्या करना चाहिए अगर उस फैमिली में कोई सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, तो फैमिली रोल क्या होना चाहिए उसके ट्रीटमेंट में। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि पेशेंट्स डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। मतलब इट्स लाइक अगर कोई पर्सन ऐसा है तो उसको लगेगा कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगे, तुम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दोगे, या इस तरह के डायलॉग्स उनके आते हैं। तो इन दैट केस फैमिली का रोल ये होता है कि उस पर्सन को समझाए एंड एक दवाइयों तक ले जाए या एक थेरेपिस्ट तक ले जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो एक फैमिली का ये होता है कि उस पेशेंट को पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर डॉक्टर तक पहुंचाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो फैमिली का सपोर्ट वाली चीज होती है कि फाइन, यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, इट्स ओके, तुम हमारी फैमिली हो, हम साथ में हैं। बिकॉज कई बार पेशेंट, आपने देखा होगा, कई बार बाहर लोग घूमते मिल जाएंगे बिना कपड़ों के, तो उस केसेस में कई बार ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट शायद उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन को बाहर निकाल देते हैं कि यार तुम पागल हो गए हो, घर से निकलो। इट्स लाइक हमारे घर के पास ही एक पर्सन है, उनको कुछ मेंटल इलनेस है, उनकी फैमिली ने उनको निकाल दिया है, वी डोंट नो कि वो कहाँ से आए हैं, क्या है, बट ही स्टेज ऑन, लाइक सड़क पे रहते हैं। एंड इट्स लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल कि जो आसपास के लोग हैं वो पर्टिकुलर डे पे उनको खाना देते हैं। सो ही इज लिविंग लाइक सड़क पे, नहीं पता उनकी फैमिली कहाँ पे है, क्या है, बट उनको खाना मिल रहा है रोज। इवन लॉकडाउन के टाइम पे भी लोगों ने अपने डेज बना रखे थे कि इस डे पे उनको खाना मिलना है, और जब बिल्कुल लॉकडाउन था तब पुलिस वाले उनको खाना दे रहे थे। तो यहाँ पे फैमिली का जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा सपोर्ट का होता है। इट्स लाइक मुझे अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो नेचुरली मैं सबसे जो कंफर्ट वाला प्लेस होता है वो फैमिली होता है, वो घर होता है। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को अप्रोच करती हूँ। तो फैमिली का सबसे बड़ा रोल होता है सपोर्ट का। आप दवा नहीं खा रहा तो आपको दवा देनी पड़ती है, तो जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है वो फैमिली सपोर्ट होती है।
एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि फैमिली रोल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओनली देयर इज वन इमोशन, दैट इज द करुणा। आपको उस व्यक्ति से सहानुभूति नहीं रखनी है, उस पर दया भी नहीं करना है, उसके साथ अपनी करुणा रखनी है आप, क्योंकि वो आपका अपना है। जितना अकाउंटेबल फैमिली होता है किसी पर्टिकुलर के लिए, उतना अकाउंटेबल दुनिया में कोई भी नहीं होता है, कोई भी होता ही नहीं है। मतलब हमारे बच्चे को तकलीफ होगी तो सबसे ज्यादा कष्ट हमें होगा, किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं होगा, राइट। सो दैट करुणा, तो कंपैशन है ना, वो होना चाहिए। चाहे कितना भी मरीज हो, चाहे उसको कैंसर हो गया हो, सिजोफ्रेनिया हो गया हो, दुनिया की उसकी सबसे खतरनाक बीमारी है, बट आप उसको फेक नहीं सकते हैं। तो और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके मन में करुणा होगा, वरना आप थक जाएंगे। मतलब 1 ही 2 महीने के उसके रिस्पॉन्सेस से और सिम्टम्स से आप इतने इरिटेट हो जाएंगे कि धक्के मार के बाहर कर देंगे, और ऐसा करते हैं बहुत लोग। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे संस्था को जानती हूँ, ऑलरेडी उनसे कनेक्टेड भी हूँ, जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स को रोड से पकड़ के लाते हैं, साइकाट्रिस्ट उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उनको उनके घर में फिर वापस करते हैं जब उनकी कंडीशन ठीक हो जाती है। वही सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया था, वही अपना एड्रेस बताने में सक्षम हो जाता है 3-4 महीने में, जो रेगुलर इंजेक्शन मेडिसिन और ये चलता है तो। और उसके बाद भी वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है उनको उन्हीं के घर वापस भेजने के लिए। तो फिर क्या है, वहां पे कोई कंपैशन नाम की तो चीज नहीं है, ठीक है। तो दिस द मस्ट द एक और पहला और आखिरी चीज जो वो करुणा हो भैया, कि अब आपका ही कोई अपना है, उससे नफरत ना करो, ठीक है। बीमारी कोई भी जानबूझ करके नहीं लेता है, प्री डेस्टाइन्ड है, कर्मा है, प्रारब्ध है, कुछ ना कुछ हुआ है जो हो गया है, ठीक है। और हमने आपको एज एन फैमिली चूज भी किया है, वी ऑल कैरी सिमिलर वाइब्रेशंस, हम सिमिलर वाइब्रेशंस की फैमिली चूज भी इसीलिए करते हैं कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट मिले। तुम हमें दोगे तो हम तुम्हें दे देंगे, अदरवाइज कोई कुछ नहीं मिलेगा। आई होप यू ऑल्सो अग्री अंकिता। बिल्कुल बिल्कुल। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। सबसे बड़ी चीज है ना, हमें मेंटल जो भी बीमारी हो रही है उसको एक फिजिकल बीमारी की तरह लेना है। जैसे कि कोई भी बीमारी हो सकती है, अगर कैंसर भी है तो वो एक फेटल डिजीज है, बट वैसे ही हमें मेंटल बीमारियों को भी लेना है। नो डाउट इसमें थोड़ी डिफिकल्टीज ज्यादा होती हैं, बिकॉज वो पर्सन अपने सेंस में ही नहीं है, तो वो आपको वो चीजें कैसे आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसको सबसे बड़ा जो हमारा स्टिग्मा वही है ना, कि मेंटल बीमारियों को भी एज अ फिजिकल बीमारी लेना है, कि ये कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है, कोई ऐसा भूत प्रेत का साया या कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। इट्स जस्ट केमिकल लोचा जिसे बोलते हैं, वो है, इट्स ओके। तो सबसे ज्यादा अवेयरनेस इसी चीज की हमें फैलानी है कि ये एक नॉर्मल चीज है, इट्स नॉट समथिंग की बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ा शायद जब वही चीज हो जाएगी तो हम इसे एक स्टिग्मा की तरह ना लेके एक नॉर्मल चीज की तरह लेने लगेंगे। हाँ एग्जैक्टली अंकिता ने बहुत अच्छा बोला। सीरियसली आई अग्री कि सबसे जो बड़ा अवेयरनेस है वो यही अवेयरनेस है कि मेंटल इलनेस को हमें एक्सेप्ट करना है एट सिमिलर टू फिजिकल इलनेस, और अपने लोगों को घर से बाहर नहीं निकालना है। आपको ट्यूमर हो जाता है, आपको कैंसर हो जाता है, आप एंड तक फाइट करते हो अपने सदस्य के साथ, बिकॉज वो थॉट वाइज समहाउ ठीक है। वो जब मन कर रहा है तब वो ऐसा नहीं है कि कपड़े उतार के नकेट उजा रहा है या किसी को अनाप शनाप बोलने लगा, ऐसे काम नहीं कर रहा है। तो यू एक्सेप्ट कैंसर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये भी ड्यू टू लाइफ थ्रेटनिंग है, आप उस व्यक्ति को खो भी देते हो, ठीक है। बट मेंटल इलनेस ठीक है, तो उस वैसे ही लो ना कि ये वो बीमार है, वो बीमार हो गया है, वो अब वो बीमार हो गया, वो एकदम नवजात शिशु की तरह हो गया है। तो वो कुछ भी करे उसको दिल पे ना लो कि वो हमें बोल रहा है, हमको हर्ट कर रहा है। इफ यू आर अवेयर कि हाँ उसको कोई प्रॉब्लम है तो, और उसको घर से ना निकालो, डिस्कार्ड ना करो। जो भी उसका बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, सस्ते से लेकर के महंगे महंगे तक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो आपको अलाउ करता हो, आपका पॉकेट अलाउ करता हो। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, बट मैनेजमेंट सिजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पूरा क्योर नहीं कर सकते जहां तक मुझे पता है, बट अंकिता विल कंफर्म कि हम इसको क्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमें इसको कैरी करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो एक्सेप्टेंस है कि भैया इसको अब ठीक नहीं कर सकते, मैनेज करके ही लिया जा सकता है। आई थिंक आई एम राइट ना? हाँ बिल्कुल सही है, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर हम मैं भी कुछ सवाल जोड़ देती हूँ प्लीज, जी पहले जी उसके प्लीज। आप बाद। चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग उसमें से एक को लेकर के आ रहे हैं। नहीं, हाँ, इसके साथ में ही ओके थोड़ा सा जुड़ा हुआ है हाँ कि एक जैसे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज होते हैं, जो कि एक लड़की जिससे छुपाया गया हो,
ऐसी बीमारी, और द पर्सन, द हस्बैंड इज नॉट एडमिटिंग इट कि आई एम हैविंग सच सिम्टम्स, के अंदर फिर डोमेस्टिक इशू मेरे को लगता है कि वो करुणा से बड़ी बात हो गई। वो सेल्फ लव या सेल्फ कंपैशन टुवर्ड सेल्फ भी उसमें इम्पोर्टेंट कारक हो जाता है आपके डिसीजन मेकिंग में, कि आपको उस शादी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। क्योंकि वो कांस्टेंट अब्यूज, अगर जैसे आप फैमिली की बात कर रहे हैं, तो शादी के बाद में अगर किसी को ऐसा पता चलता है, कोई मेरे नोन, इसीलिए मैं ये आपसे क्लियर करना चाह रही थी डॉक्टर साहब, तो आप दोनों बताइए कि इसके बारे में फिर कैसे लिया जाए। मतलब कि वो लड़का खुद एडमिट नहीं कर रहा है, छुपा रहा है, बट उसकी जो टेंडेंसीज है, उसकी जो सबसे ज्यादा जो बियरिंग द बर्न्ट है, द गर्ल इज फेसिंग। संध्या आप म्यूट हो। अनंता जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपने देखा होगा अंकिता ने सिजोफ्रेनिया मैनेजमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शादी सिजोफ्रेनिया का इलाज है, ठीक है। तो ये भ्रम है लोगों का, जिनको लगता है कि इसकी शादी कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। वही ना जो निग्लेक्ट करता है फर्स्ट टाइम पे कि ये बहाने बना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। आप हाँ, आप उसको एक एंगल से देख रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, वेरी काइंड, वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स द पेशेंट, बट समवन हु इज सफरिंग ऑन द अकाउंट ऑफ इनफर्टिलिटी इज आल्सो वेरी रॉन्ग। और उसके लिए भी अवेयरनेस नहीं है, घर के लोग भी नहीं मान रहे हैं कि भाई उसको बीमारी है उस लड़के को, और जो सफरिंग है वो सारी लड़की की पार्ट ले रही है। तो ये भी मतलब इसको अपन किस तरीके से उस लड़की को हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। वी कैन नॉट आस्क हर टू कंटिन्यू ऑन सच फैमिली है, चलाओ इसको। नेचुरली बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि हम उसे ये नहीं बोल सकते कि फैमिली है तो चलाओ, बिकॉज यही एक सोच हमें बदलनी है शायद, कि अगर एक बार शादी कर दी तो फिर उसको कंटिन्यू करना है। नेचुरली अगर आप उस पेशेंट को भी, आई मीन सेइंग, अगर मैं खुद ठीक नहीं हूं तो मैं किसी और को क्या ठीक करूंगी। अगर वो पर्सन, एक सबसे बड़ी जो हमारे समाज की सोच है कि अगर शादी कर दो तो चीजें ठीक हो जाती हैं। अभी ये दूसरों से झगड़ा कर रहा है, इसके लिए एक वाइफ ले और वाइफ के साथ झगड़ा करेगा, उसके साथ मारपीट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। बट एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है, अगर लड़की को ये नहीं पता है कि उसके पेशेंट, उसका जो हस्बैंड होने वाला है, उसको किसी तरह की कोई भी बीमारी है, तो सबसे पहली चीज ये है कि उसने इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लिया है। कई लोग होंगे कि उनको पता है कि हाँ उसको ये बीमारी है, बट मैं शादी करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे लड़की को पूरा राइट है, पूरा एक वो है कि वो अगर चाहे तो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है या अलग रह सकती है। एंड सबसे बड़ी चीज ये है ना कि ये उनका म्यूचुअल डिसीजन होगा। शायद वो बात करके, कुछ समझा के, एक बार उसको साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, किसी के पास ले जा सकती है। या बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होंगे जो, अब इस टाइम पे तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बात की जा सकती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये होगी कि लड़की, जो भी पर्सन है, उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि ठीक है, इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, या मेरी लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज वही ना, अगर आप खुद में सही नहीं हो, आप खुद उस रोज उस चीज से जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उस राह पे हो कि कल को आप भी कोई मेंटल इलनेस डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है ना, पहले हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम दूसरे का ध्यान रख पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे वही चीज है ना, शादी एक ऐसी चीज है कि आप शादी करके किसी को ठीक नहीं कर सकते हो। तो वहां पे बहुत जरूरी है कि मे बी दोनों की काउंसलिंग की जाए। दोनों को इट्स लाइक, एक बार लड़की की काउंसलिंग की जाए कि क्या क्या ये चीजें हैं, क्या वो दवा लेने के लिए तैयार हो सकता है। एक बार जब शायद साथ में बैठ के बात की जाए तो चीजें सॉल्व हो सकती हैं। बट अभी वही चीज होगी ना कि ऐसे हम एकदम से कुछ नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए या ऐसा कर लेना चाहिए। ये जो भी होगा ये उनका खुद का डिसीजन होगा। बट यस, एक अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से वो मिलते हैं तो उनको मे बी चीजें और क्लियर हो सकती हैं। अगर वो अगर मान लीजिए हस्बैंड नहीं भी जाना चाहता है तो वाइफ ही खुद जा सकती है, वो डिस्कस कर सकती है कि ये चीजें हो रही है मेरे हस्बैंड के साथ, मैं क्या करूं। मे बी साइकियाट्रिस्ट एक दवा सजेस्ट करेगा, वो दवा खिला सकती है उनको। एक कॉमन चीज पे आ सकते हैं कि ठीक है हम 1 महीने की दवा करते हैं, या हम एक साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं। अगर वो कह देता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, इट्स ओके, बट क्या हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज होगी ना कि उनके आपस की जो बात होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एज अ थर्ड पर्सन आप जाके नहीं बोल सकते कि तुम्हें ये बीमारी है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। वहां पे वो बहुत जरूरी है।
एज ए थर्ड पर्सन अनंता जी आप ये कर सकते हो कि अभी इसकी जो वीडियो है चैनल की लिंक हम आपको शेयर करेंगे और आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो सो दैट दे कैन लिसन द एंटायर सेशन और वो समझे और रिलेट कर पाए कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। और फिर उसके बाद अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं कहाँ से आया कैसी इन्फॉर्मेशन है तो आप उनको बता सकते हो कि आई जस्ट ज्वाइन द प्रोग्राम ऑन दिस टॉपिक। तो आप लोग किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, किसी भी शहर में होंगे, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे नहीं फिर भी इतने हैं कि हर शहर में अवेलेबल हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन भी के नंबर लिए। दे सकती हूँ ना आप, मतलब कंसल्ट कर सकते हैं कोई भी डायरेक्ट आप कोई भी, आप तो पूरा ऑनलाइन हो गया है, आप कुछ भी कर सकते हो। उससे पहले आप उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि वो अवेयर हो, पहले वो कनेक्ट करें, रेजोनेट तो करें कि कुछ गड़बड़ है। जी जी ठीक है, आप जबरदस्ती उनको ये बिलीफ नहीं दिला सकते हो कि गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, अदरवाइज फिर वो कल को आपको भी अपने घर में पसंद नहीं नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैम Thank you. मैम मैं हूँ जिसके बारे में बात की जा रही है, कीर्ति। ओके, हाँ हाय कीर्ति। हाय, हेलो मैम। मैम उनके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो पीपीडी के हैं, मतलब मैंने पीपीडी पे काफ़ी देखा है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और मैम वो मुझ पे शक करते हैं, तो उसके लिए, और वो मैम मानते नहीं है, तैयार ही नहीं होते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। Ankita, can you please help in this case? कीर्ति जी, आई थिंक आप मेरा नंबर ले सकते हैं, हम आपसे पर्सनली बात कर लेंगे, दैट विल बी मोर हेल्पफुल, बिकॉज ऐसे सारी चीजें डिस्कस करना इज नॉट समथिंग कि बहुत एडवाइजेबल होगा। आप मेरा नंबर मैं अभी चैट बॉक्स में लिख दूंगी, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, देन मे बी वी कैन डिस्कस। जी मैम, थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, Kirti, for coming out also. It's very courageous on your part. Thank you. It is really, it is, and seriously मुझे लग रहा it's था very कि ये difficult. Sandhya, unmute yourself first. हाँ, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है अंकिता कि जो ECT है वो कितना सेफ एंड सिक्योर है अगर हम एक्सट्रीम केस में भी प्रोवाइड करते हैं तो। ECT क्योंकि एक्सट्रीम केस में प्रोवाइड हो रही है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारे पास वही एक ऑप्शन है जो हमें लेना है। तो नेचुरली थोड़ा सा हमारे ब्रेन में एक डिसबैलेंस होता है, उसके लिए शायद 48 आवर्स तक वो चीजें रहती हैं, आफ्टर दैट इट्स वेरी नॉर्मल। तो ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि बहुत बड़ी चीज अगर एक बार ECT दे दी तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी, वो शायद कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही एक ऐसी सिचुएशन होती है कि वो बंदा किसी भी दवा पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक बार एक ECT का शॉक दिया गया, आफ्टर दैट ही इज वेरी नॉर्मल। तो अगेन ये केस टू केस डिफर करता है कि आप किस सिचुएशन में हो जब आपको ECT दी जा रही है। तो नेचुरली जैसे दवा के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ECT के भी साइड इफेक्ट्स हैं, बट क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो ECT आपको सजेस्ट करना पड़ता है। ECT लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, मतलब ECT से ऐसा है कि मतलब फैमिली कैन लॉस द पर्सन एक्चुअली, इट्स लाइक 2% चांसेस और 3% चांसेस जो कि हर चीज में होते हैं। इट्स लाइक अगर आप ऑपरेशन भी कर रहे हो तो वो आपको लिख के देना पड़ता है कि अगर कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है, तो सेम इस सिचुएशन में होता है। बट अगेन अब वही चीज होती है ना कि जब ECT दी जा रही है तो कितने प्रिकॉशंस फॉलो किए जा रहे हैं, कितनी चीजें हैं जो कि एक गाइडलाइन है ECT की वो फॉलो की जा रही है। अगर वो प्रॉपर फॉलो हो रही है इन दैट केस 2 to 3%, बट अगर वही है ना कि सीधे दिमाग में ऐसे लगा दिया और एकदम करंट दे दिया तो वो थोड़ा सा तो हार्मफुल हो सकता है। Good. Thank you so much, Ankita. It's really beautiful, wonderful sessions. I'm really happy. I think सब लोग बहुत खुश होंगे कि हाँ ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है एंड में सभी से, बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट है, किसी भी कहीं भी अगर आपको किसी को भी एक स्ट्रेस भी अगर पता चलता है कि समवन कैरी स्ट्रेस या वो डिप्रेशन हुआ या सिजोफ्रेनिया कोई भी मेंटल इलनेस हुआ,
तो आप आइडेंटिटी फियर और सोशल फियर को छोड़ दीजिए। डोंट थिंक कि व्हाट सोसाइटी विल थिंक अबाउट, और डोंट थिंक कि मेरा जो इमेज है सोसाइटी में वो खराब होगा। लोग बोलेंगे इसका भाई, इसकी मदर या इसका हस्बैंड इस बीमारी से गुजर रहा है या सफर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो सोशल जो प्रोवोक्स होते हैं ना, जो बातें होती हैं और वो जब हमारे कानों में आती हैं तो ये मैटर नहीं करना चाहिए। लेकिन हर कोई इतना बैलेंस नहीं होता है ना कि वो सोसाइटी में जो घूम रही हैं बातें और वो जब सुन करके अपने आप को बैलेंस कर ले। तो जब आइडेंटिटी फियर एंड सोसाइटी फियर होता है हमारे अंदर, तो वो मेंटल इलनेस को रिजेक्शन मोड पे लेकर के जाता है और हम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट करने का डिसाइड कर लेते हैं, भैया मैं अपनी जो लाइफ है मैं इसको नहीं करूंगी, मैं उनको नहीं करूंगी, मुझे इससे अलग रहना है, वरना हम इससे हो जाएंगे। बिकॉज ये भी एक फियर है कि अगर हम रहेंगे साथ में तो हम भी हो जाएंगे। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है और आप अवेयर हो तो यू कैन सपोर्ट पर्सन हु इज डायग्नोज्ड विद एनी मेंटल इलनेस। मतलब अगर वो डॉक्टर कहता है कि स्ट्रेस भी है तो तुम ध्यान नहीं रखोगे तो कल को डिप्रेशन हो जाएगा, तो ये भी कंसर्न है। अगर आपका बच्चा या आपके घर में कोई बात करता है कि मर जाए, मन कर रहा है, मर ये कर ले वो, सो बात भी क्यों कर रहा है, कभी सोचा होगा तभी तो बोल रहा होगा ना। तो देन यू कैन शो योर कंपैशन कि व्हाई डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाई यू थिंक टू फिनिश योर लाइफ, ठीक है। हार्म करने का थॉट भी कैसे आया दिमाग में, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। तो वो जो कंपैशन हो और बहुत आराम से, जैसे आप खांसी आती है तो कैसे तुरंत चले जाते हो जनरल फिजिशियन के पास, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। तो जैसे ही आपको पता चले कि कोई ऐसी बातें भी कर रहा है, आपके पास इतने सारे कॉन्टैक्ट हो कि आप तुरंत नंबर मिला और शेयर करो। यकीन मानिए इनिशियली दीज थेरेपीज आर नॉट एक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ती थेरेपी, बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट है। हाँ, जब एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां से फिर आपको समय भी बढ़ जाता है। बट इफ यू विल कॉन्टेक्ट इनिशियल लेवल पे तो ये मैनेजेबल है और बहुत आसानी से मैनेजेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जस्ट पास ऑल द इंफॉर्मेशन, जितने भी लोग आपके आसपास हैं जिनको भी आप जानते हो, करते हो, जितना भी शेयर कर सकते हो इस अवेयरनेस को शेयर करना। मैं इसकी लिंक आप सबको शेयर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone for listening so patiently. And Sandhya, Thank you. thank you. बाय बाय। Bye.